Let's make bookmark. आज के बुकमार्क में हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जो केवल एक आंदोलन की कहानी नहीं है, बल्कि यह समझने की कोशिश है कि किसान कैसे संगठित होते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं और कैसे सरकार से अपने अधिकारों के लिए लगातार बातचीत करते हैं। इस किताब का नाम फार्मर्स ऑन द मूव है और इसके लेखक हैं अजीत नावले। ये किताब 2018 के उस किसान मार्च को केंद्र में रखती है जिसमें लगभग 40,000 किसान, जिसमें बड़ी संख्या आदिवासियों की थी, नासिक से मुंबई तक करीब 180 किलोमीटर पैदल चले थे। यह मार्च अचानक पैदा हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि वर्षों से जमा होते जा रहे संकट और उपेक्षा का नतीजा था। अजीत नावले ऐसे लेखक नहीं हैं जो किसी आंदोलन को दूर से देखकर उस पर लिख रहे हों। वे स्वयं इस संघर्ष के आयोजकों में शामिल थे और ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़े हुए थे। वे गांव की बैठकों में भी मौजूद थे, वे सड़कों पर भी चले और वे सरकार के साथ बातचीत की मेज पर भी बैठे। इसी वजह से यह किताब किसी पत्रकार की रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक सहभागी की गवाही लगती है। इसमें आंदोलन की अंदरूनी सोच, उसकी कमजोरियां और उसकी ताकत तीनों दिखाई देती हैं। यह किताब हमें विस्तार से बताती है कि किसी बड़े आंदोलन के पीछे कितनी लंबी और धैर्य भरी मेहनत होती है। हम आमतौर पर केवल यह देखते हैं कि हजारों लोग सड़क पर उतर आए, लेकिन नावले दिखाते हैं कि इसके पीछे महीनों की तैयारी, गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ना, संसाधन जुटाना, स्वयं सेवकों को तैयार करना और अनुशासन बनाए रखना शामिल होता है। आंदोलन यहाँ किसी भावनात्मक विस्फोट की तरह नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया की तरह सामने आता है। इसी संदर्भ में नावले एक बहुत तीखी बात लिखते हैं। वे कहते हैं कि पहाड़ों और घाटियों ने वर्षों से हमारी रोने की आवाज सुनी है। गांव के भीतर रैलियां, धरने और संघर्ष होते रहे, लेकिन वे अनदेखी ही रही। लाखों किसानों ने अपने ही खेतों में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली और फिर भी बहुतों को यह दिखाई नहीं दिया। यह पंक्तियां बताती हैं कि यह मार्च अचानक पैदा हुई बेचैनी नहीं था, बल्कि लंबे समय से दबे हुए दर्द की अभिव्यक्ति था। किताब में कई जगह शरीर की पीड़ा का भी वर्णन दिया जाता है। बुजुर्ग महिलाएं नंगे पैर चलती हैं, लोगों के पैरों पे छाले पड़ जाते हैं, कहीं खून निकल आता है और एम्बुलेंस लगातार साथ चलती है। नावले बताते हैं कि कई बार बुजुर्ग महिलाएं दर्द के कारण रुक जाती थीं और थोड़ी देर इलाज के बाद फिर चल पड़ती थीं। लेखक यह सब सिर्फ संवेदना पैदा करने के लिए नहीं लिखते। वे यह दिखाना चाहते हैं कि किसान संकट किसी फाइल या रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इंसान के शरीर और जीवन में उतर चुका है। कर्ज, बीमारी, तनाव और आत्महत्याएं मिलकर इस संकट को और गहरा बना देती हैं। नावले एक और जगह लिखते हैं कि देहात धीरे धीरे अपनी जिंदगी खो रहा है और शहर बिना किसी चिंता के आगे बढ़ रहे थे। शहरी मध्य वर्ग अपने ही संसार में डूबा हुआ था, गांव के दर्द से पूरी तरह बेखबर। यह टिप्पणी केवल सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। यह दिखाती है कि कैसे ग्रामीण संकट लंबे समय तक शहरों की नजर से बाहर रहता है। किताब का एक बड़ा हिस्सा सरकार के साथ हुई बातचीत और समझौतों पर आधारित है। इसमें मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठकों का जिक्र है, कर्ज माफी, जमीन के अधिकार और पानी जैसी समस्याओं पर हुई चर्चाओं का विवरण है और यह भी बताया गया है कि कैसे हर घोषणा के साथ नई शर्तें जुड़ जाती थीं। कहीं तारीखें टलती हैं, कहीं नियम इतने जटिल बना दिए जाते हैं कि बहुत से किसान लाभ से बाहर रह जाते हैं। नावले दिखाते हैं कि सरकार अक्सर आंदोलनों को पूरी तरह हल करने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती है। इसी दौरान वे यह भी लिखते हैं कि कई बार ऐसा महसूस होता था कि अगर हम जरा भी ढीले पड़े तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आंदोलनकारियों को लगातार सतर्क रहना पड़ा, दबाव बनाए रखना पड़ा और हर वादे की निगरानी करनी पड़ी। ये किताब संगठन और अनुशासन की भूमिका को भी बहुत साफ तरीके से सामने लाती है।
मार्च के दौरान कतार में चलना, समय पर रुकना, बीमार लोगों की मदद करना, खाने पीने का इंतजाम करना और रात में भी सुरक्षित चलना, यह सब सामूहिक मेहनत का नतीजा था। नावले बताते हैं कि कैसे अंधेरों में भी गाड़ियों की रोशनी में लोग अनुशासन से चलते रहे, कैसे गीत और नारे लोगों को जोड़े रखते थे और कैसे पूरी यात्रा एक सामूहिक अभ्यास बन गई थी। इस किताब की भूमिका पी साईनाथ ने लिखी है, जो इस संघर्ष को एक बड़े राजनीतिक और संवैधानिक संदर्भ में देखते हैं। वे बताते हैं कि किसान समस्या केवल खेती या आमदनी की समस्या नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की गुणवत्ता से जुड़ा सवाल है। वे स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और संसद की भूमिका की चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि जब बड़े कारोबारी हितों के लिए तुरंत फैसले हो सकते हैं, तो किसानों के लिए क्यों नहीं। किताब के अंत में अशोक धावले का आफ्टरवर्ड इस बात पर जोर देता है कि यह मार्च कोई अंतिम जीत नहीं था, यह संघर्ष के लंबे रास्ते का एक बस पड़ाव था। कई मांगे अब भी अधूरी हैं और आंदोलन को आगे भी सतर्क रहना होगा। यह किताब किसी आसान समाधान का वादा नहीं करती, बल्कि संघर्ष की निरंतरता पर जोर देती है। नावले यह भी दिखाते हैं कि मीडिया और शहरों की भूमिका कितनी सीमित रही। वे लिखते हैं कि जब किसान खुलकर सड़कों पर आए, तब शहरों को साफ दिखाई देने लगे, तभी कैमरे चले, खबरें बनी और बहस शुरू हुई। इससे पहले गांव का संघर्ष लगभग अदृश्य ही था। यह हमारे समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसमें ग्रामीण तभी दिखाई देती हैं जब वे शहरी जीवन को प्रभावित करती हैं। यह किताब आंदोलन के अंदर से लिखी गई है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आंकड़े या अकादमिक विश्लेषण नहीं मिलते। इसका जोर अनुभव, संगठन और संघर्ष पर है। यह इसकी सीमा भी है और इसकी ताकत भी। यह हमें जमीन से जुड़ी वह सच्चाई दिखाती है जो अक्सर सरकारी रिपोर्टों और बहसों में गायब हो जाती है। जो लोग यह समझना चाहते हैं कि किसान कैसे संगठित होते हैं, आंदोलन कैसे बनते हैं, सरकार से बातचीत कैसे होती है और संघर्ष लंबे समय तक कैसे चलता है, उनके लिए यह किताब बहुत जरूरी है। यह ना तो किसानों को केवल पीड़ित के रूप में दिखाती है और ना ही उन्हें नायक बनाती है। यह उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के रूप में प्रस्तुत करती है। अंत में फार्मर्स ऑन द मूव हमें यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल चुनाव और वोट तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर खड़े होते हैं, सवाल पूछते हैं और हार नहीं मानते। यह किताब एक मार्च की कहानी नहीं है, बल्कि सम्मान, संघर्ष और नागरिकता की कहानी है। यह थी बुकमार्क में आज की किताब, एक ऐसा दस्तावेज जो हमें आंदोलन को देखने की नजर देता है। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक। हम मिलेंगे अगली किताब और एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.